नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं घूमने आया हूँ हुमायूं टॉम, जो आप ये कह सकते हैं कि ताजमहल के दादाजी हैं। ठीक है, तो अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ, टिकट वगैरह लेते हैं और फिर आपको पूरा का पूरा हुमायूं टॉम घुमाएंगे और आपको पूरी की पूरी डिटेल बताएंगे उसके बारे में कि क्यों इतना फेमस है, कितना पुराना है, किसने बनवाया, क्या कारीगरी यूज़ की गई। ठीक है, तो वो सारी डिटेल आपको जब जैसे ही अंदर चलते रहेंगे तो चलते चलते आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ से टिकट काउंटर तक जाने के लिए भी काफ़ी चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये इतना पास में है नहीं। फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ मैं भी, तो यहाँ से अब टिकट काउंटर की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रास्ता अभी चलना पड़ेगा। मैं वहाँ स्टार्टिंग कर दी थी ब्लॉग की बाहर रोड से ही, और यहाँ अंदर आते आते पता लगा कि अभी भी काफ़ी अंदर चलना पड़ेगा पहुँचने के लिए। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। यार पता नहीं कितना चलना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि टिकट काउंटर कहाँ पर है। चले जा रहा हूँ मैं यहाँ का टिकट काउंटर। ये देखो, विदेशियों के लिए यहाँ पर 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये अपन भारतीयों के लिए यहाँ 40, और हो सके तो अंदर से आप करा लो स्कैनर के थ्रू, 35 रुपये देने पड़ेंगे आपको। वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। एंट्री तो मैं ले चुका हूँ। एक्चुअली मैंने अपना टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक किया है, वहीं बाहर गेट के बगल में वो लगा हुआ था स्कैनर। तो आप चाहो तो मोबाइल से स्कैन करके कर सकते हो पेमेंट। यहाँ का सिर्फ आज ही के लिए 24 घंटे के लिए मतलब वैलिड होता है वो, जो आप ऑनलाइन बुक करते हो टिकट। और ऑनलाइन में क्या था कि मेरे तो 35 रुपये लगे, और वैसे अगर आप ऑफलाइन लेंगे टिकट काउंटर से टिकट तो आपको लगेंगे 40 रुपीज़। वो पीछे टिकट काउंटर था, वहाँ से सीधा बिल्कुल यहाँ पर जा रहा है रास्ता। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, हुमायूं टॉम की तरफ। ये पहला गेट जो हम लोग पार कर रहे हैं, इस गेट को पार करने के बाद ही सामने आपको हल्की फुल्की झलक दिख रही होगी हुमायूं टॉम की। इस तरफ गार्डन है भैया, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ पीछे जब एंटर किया था वो छोटा सा गेट था, पहले उसको पार किया मैंने। अब आपको ये एक और बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, बस इसको पार करने के बाद ही आपको दर्शन होंगे ताजमहल के दादाजी के। अभी कराता हूँ। फाइनली ये रहा हमारे सामने लाल ताजमहल कह सकते हो आप इसको, क्योंकि आप देखो अगर लुक वाइज में तो आपको ऐसे ही लगेगा, बस 4 मीनार की कमी रह गई, अदरवाइज पूरा ताजमहल है ये तो लाल कलर का। तो ना शानदार लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे स्टार्टिंग में लगा जैसे मैं किसी ताजमहल के प्रोटोटाइप में आ गया, क्योंकि ये ताजमहल से भी करीब 70-80 साल पहले बना था। और आप अगर कभी ताजमहल विज़िट करोगे तो आपको तब भी लगेगा कि इसी से इंस्पायर्ड है ताजमहल का डिज़ाइन। बस 4 मीनार की तो कमी रह गई, बाकी तो पूरा ताजमहल ही है। ये यूनेस्को के द्वारा 1993 में ना वर्ल्ड हेरिटेज इसको घोषित किया गया था, इसलिए यहाँ जो घूमने के लिए पर्यटक आते हैं ना, बहुत अधिक संख्या में आते हैं। देख रहे होगे आप, विदेशी हैं, देशी हैं, सारे लोग मिलेंगे आपको यहाँ घूमने के लिए।
चलो इसमें अंदर जाने के लिए आप देख रहे होगे इसी के जस्ट नीचे से ये स्टेयर्स आ रही हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अंदर एंट्री तेज़ी के साथ, क्योंकि शाम हो गई है, रात होने वाली है, फिर तो वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा मैं। और ये सामने जो आप मकबरा देख रहे हो, इसका अगर आप ये देखोगे जो पूरा एरिया जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये है इसका बेस, यानी कि इसी के ऊपर इस मकबरे को बनाया गया है। और आप मकबरे को देखकर ही समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में बलुआ लाल पत्थरों का यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। हालांकि इसमें संगमरमर भी आपको दिख जाएंगे, ब्लैक कलर के टाइल्स भी दिख जाएंगे, बट इसमें सबसे ज़्यादा बनाने में जो यूज़ हुआ है वो हुआ है लाल कलर के बलुआ पत्थरों का। चाहे आप इसको हुमायूं टॉम को देख लीजिए और चाहे ये नीचे देख लीजिए, पूरा का पूरा बेस ये लाल कलर के पत्थरों को काट कर इस पर डाला गया है। और जैसे इस बेस पर आप आओगे तो आपको यहाँ दिखाई देंगे बहुत सारी टूम्स दिखाई देंगे, बहुत सारे आपको ये देख सकते हो आप, इतने सारे जो टूम्स बने हैं ये मुग़ल कालीन जो उनके घर में रहने वाले और भी अन्य शासक थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके खानदान में जो भी थे, उन सभी मुग़ल शासकों को यहाँ दफनाया गया था। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन पर किसी का नाम अंकित नहीं है ना, तो ये बताना मुश्किल है कि यहाँ बाहर साइड को जो टूम वगैरह बने हुए हैं वो हैं किसके एक्चुअल में, क्योंकि कहीं भी इन पर नाम तो कहीं लिखा नहीं है कि ये किसका मकबरा है ये, तो वो बताना थोड़ा मुश्किल है। बट आपको ये बाहर के बेस पर भी जितने सारे मकबरे दिखाई दे रहे हैं ना, और यहाँ जब आप पूरा अभी हम लोग चलेंगे आगे पूरा राउंड लगाएंगे वहाँ तक का, तो पूरा कम से कम 100 से अधिक मकबरे आपको दिखाई देंगे। और हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर है ताजमहल और इसमें, कि ताजमहल को तो बनवाया था शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में, इसमें थोड़ा उल्टा सिस्टम है। जो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी उनके करीब करीब 10 साल बाद इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। और इकलौता ऐसा मकबरा है पूरे के पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, भारतवर्ष में ये पहला ऐसा मकबरा था जिसमें मकबरे को बनाने के लिए 4 बाग शैली का यूज़ किया गया था। वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप बाग देख के समझ गए होंगे। है मकबरा, बट इसमें भी देख सकते हो आप हर जगह बाग बनाए गए थे बड़े बड़े, देख रहे हो आप वहाँ। ये तो मैं एक साइड पर अभी खड़ा हूँ, जब पूरा अभी यहाँ से घूम के हम लोग जाएंगे पूरा पीछे तक, और फिर यहाँ से जाएंगे पीछे, आपको हर तरफ बाग दिखाई देंगे बड़े बड़े। 4 बाग शैली क्यों कहा गया था, क्योंकि पहले जब मकबरे बनते थे तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि वो बाग वगैरह भी बनाते थे, बट यहाँ बनाया गया है। और इस मकबरे के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मिराक घियासुद्दीन, जो एक आप कह सकते हैं कि फ़ारसी आर्किटेक्ट थे। तो आपको ये सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसमें फ़ारसी और मुग़ल दोनों की वास्तुकला का आपको मिश्रण दिखाई देगा। और यदि आप गुम्बद के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कम से कम ये 6 फीट ऊंचा पीतल का एक क्रीट कलश है। और इसमें अगर आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सबसे टॉप पर देखोगे तो हल्का सा एक चंद्रमा भी दिखाई देगा बिल्कुल टॉप पर आपको। ये टूम के अंदर एंट्री करने का गेट है, अब अंदर चल के और देखते हैं। और ये जो आप मकबरा देख रहे हो ये है हुमायूं का मकबरा,
ठीक है, यहाँ पर हुमायूं को दफनाया गया था और उन्हीं की याद में ये मकबरा बनाया गया। और इस मकबरे के ठीक ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कलश। और इस कलश में क्या है कि हुमायूं अपने टाइम पर जो भी तलवार यूज़ करते थे या जो भी पगड़ी पहनते थे या उनका जो भी जूते वगैरह पहनते थे, तो वो इसमें उनकी याद के तौर पर स्टोर करके रखे गए हैं, जो आपको ये मकबरे के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा होगा कलश। इन जो पूरा गुंबद के नीचे का पोर्शन है ना, इसमें अगर आप नज़र मारेंगे ना एक बार, तो आपको चारों तरफ 2 मंजिला आपको अष्टकोणीय पूरा भवन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, 1 2 ये दूसरा तीसरा, चारों तरफ अगर आप राउंड लगाएंगे तो आपको नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 मंजिल का अष्टकोणीय भवन देखने को मिलेगा। उसी में हुमायूं का ये मकबरा आपको देखने को मिलेगा, विशालकाय। और अगर आप सोच रहे होंगे ये रियल मकबरा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, याद में तो उनकी ये बना दिया गया, बट उनको जब एक्चुअल दफनाया गया था तो वो यहाँ पर नहीं, इसके नीचे का जो बेस है, जो आपको बाहर से जब आप जैसे ऊपर चढ़ने के लिए एंटर हुए थे, जो नीचे जो पोर्शन बने थे एक्चुअल में वहाँ दफनाया गया था। यानी कि ये रियल नहीं है, इसके नीचे का जो बेसमेंट आप कह सकते हैं, बाहर से जो रास्ता है, वहाँ एक्चुअल उनकी समाधि है। इसमें जो संगमरमर का यूज़ किया गया है वो है पीटरा ड्यूरा। उस टाइम का जो भी चलता होगा मार्बल का वैरायटी या वो, तो उसी का यूज़ किया गया है इस समाधि को, मकबरे को बनाने के लिए। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और रूम है, क्योंकि ये 2 मंजिला है ना, आप देख सकते हो, ये नीचे ऊपर 2 मंजिला है, तो यहाँ पर भी आपको 3 मकबरे और देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप। और हुमायूं के मकबरे के बगल से जब हम इस मकबरे में आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 समाधि देखने को मिलेंगी, जिनमें से 2 उनकी बेगम की, उनकी पत्नियों की समाधि है। और हर कोने पर आपको ये जालीदार खिड़कियाँ भी दिखाई देंगी ना, जिससे क्या है कि हवा वगैरह का सिस्टम थोड़ा सही से बना रहे। देख सकते हो हर कोने में, इवन देखो अंदर साइड भी खिड़की बनी हुई है। और खिड़की की जो डिज़ाइन की गई है, ये भी बिल्कुल लाल पत्थर से कटिंग की गई है इसकी जालियों की, कि पूरा का पूरा जो मकबरा है उसमें कहीं सफोकेशन ना हो, पूरा हवादार रहे, अच्छे से सब रहे, अच्छे से नक्काशियाँ की गई हैं, पूरा मार्बल टाइल्स सब चीज़ का यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए। जैसे अगर आप वहाँ से एंटर करेंगे ना इधर अंदर, तो सबसे पहले आप ऊपर देखो, गुंबद के अंदर की जो नक्काशी की गई है कितनी शानदार है। यहाँ पर आपको जहाँ जिस रूम में जाओगे, जहाँ एंटर करोगे, सब आपको समाधियाँ और मकबरे दिखाई देंगे। इसलिए इसको जो नाम दिया गया था वो ये भी कहा गया था कि ये मुग़लों का शयन घर है, शयन कक्ष है मुग़लों का। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ तो बता दूं आपको, ऊपर आपने जितने भी मकबरे देखे ना, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ऊपर बने हुए थे, उधर जो एक्चुअल में उनको निशानी के तौर पर तो बना दिया गया संगमरमर से कि यहाँ पर इनको दफनाया गया, वहाँ पर, बट एक्चुअल अगर आप देखोगे ना नीचे आके, ये इसका बेस है और यहाँ ये छोटे छोटे गेट दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में इस गेट के अंदर आपको मिलेगी उनकी रियल समाधि, यहाँ दफनाया गया था। मुग़ल शासनकाल में जितने भी उनके घर परिवार के लोग जो भी थे, जिन जिन लोगों की यहाँ कब्र बनी हुई है, इवन हुमायूं, उनकी जो पत्नी थी, जितनी, उन सब की आपको जो एक्चुअल कब्रें हैं वो आपको यहाँ दिखेंगी इन गेटों के अंदर। ये है वो नीचे का पोर्शन, जो बाहर आने के जितने भी गेट हैं सब में लॉक लगा हुआ है, जितने भी हैं। रियल समाधि ये हैं, बट निशानी के तौर पर ऊपर भी उनको बना दी गई हैं, बस एक ये दिखाने के लिए कि इसके जस्ट नीचे साइड को उनकी समाधि है। तो कम से कम 30 एकड़ में बने हुए हैं ये पूरे के पूरे गार्डन यहाँ पर, पहला ऐसा। और इसको देखने के बाद जब यहाँ पर बन गया ना इस टाइप का सिस्टम के, यहाँ जो 4 बाग शैली बोला जाता है, आई थिंक 4 बाग शैली, यानी कि आप जिस पोर्शन से देखेंगे वहाँ आपको 4 बाग ज़रूर दिखाई देंगे। और बीच में उसको सेपरेट करने के लिए आपको फव्वारे दिखाई देंगे, है ना, वहाँ से वो जो जल की नालियाँ चली गई हैं बिल्कुल वो दिखाई देंगी।
तो ये चारबाग शैली का जो सिस्टम है, ये पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली बार जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुमायूं के मकबरे से हुआ था। फिर इसको फॉलो करते करते और भी जगह आपको ये फिर सिस्टम देखने को मिलेगा कि जहाँ मकबरे बने होते थे वहाँ आपको ये गार्डन वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और जब आप मुस्लिम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसा जन्नत का डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, वैसा यहाँ हूबहू रियल लाइफ में उतारने की कोशिश की गई है इस आर्किटेक्चर में। क्योंकि आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4 बाग भी बनाए गए हैं, जैसा कि उन टेक्स्ट में लिखा होता है कि बाग होते हैं और पानी के स्रोत जो झरने होते हैं, बिल्कुल खूबसूरती के साथ उसको उतारा गया। और आप ये हर जगह नोटिस करोगे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, उस साइड रहोगे उस साइड भी सेम आपको दिखाई देगा। हर तरफ से आपको ऐसा ही लुक मिलने वाला है। और जैसे ही आप उसके बाहर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पानी का स्रोत बना हुआ है और यहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे जितने भी गार्डन है ना। ये जो पानी की जो ये नालियाँ टाइप बनी है ना छोटी छोटी, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं हर एक गार्डन को। देखो एक सामने जा रही है बिल्कुल, एक आपको ये दिखेगी लेफ्ट में, एक ये जा रही, ये चौथी जा रही है। तो ये 4 पार्ट्स में जो गार्डन को डिवाइड कर दिया जाता है ना, इसलिए इसे बोला जाता है 4 बाग शैली आर्किटेक्चर, जो पूरे भारत में पहली बार बनाया गया था। फिर इसको फॉलो करते करते तो फिर सभी ने बनाया। और अगर आप सामने गौर से देखो तो लग रहा है ना ताजमहल, 4 मीनार की कमी और रह गई, नहीं तो ये हो जाता लाल ताजमहल। और सिर्फ आप अगर हुमायूं का मकबरा देखें और ये 4 बाग शैली का पूरा और ये आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको बनवाने में जो खर्चा हुआ था लगभग उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ 15 लाख। और उस टाइम का 15 लाख आप मजाक में मत ले लेना, क्योंकि वो आज के टाइम के हिसाब से तो खरबों में जाएगा। इतना टोटल खर्चा हुआ था। और ये इकलौता ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे भारी मात्रा में लाल बलुआ पत्थरों का यूज़ किया गया था। वो आप देख के इसलिए समझ पाओगे क्योंकि आप चलो जैसे यहाँ उतरते हैं फव्वारे के आगे और आपको दिखाते हैं ये जो पानी के बहने के लिए जो ये लंबी लंबी नालियाँ बनाई गई हैं, इन पे जो पत्थर का यूज़ किया गया है ये आप देख सकते हो। पूरे लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है हर एक डिज़ाइन में। तो इसको बनाने में तो किया ही गया है। तो आपने इतना ज़्यादा किसी लाल पत्थर का, बलुआ पत्थर का यूज़ किसी आर्किटेक्चर में देखा नहीं होगा, बट यहाँ ज़रूर देखोगे आप। इसलिए ना इसको दिल्ली का ताजमहल भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, लगी इतना खूबसूरत रहा, ताजमहल से कम लग रहा। ताजमहल के दादाजी हैं भाई साहब। ताजमहल तो 80 साल बाद आए थे, ये तो उनके दादाजी बैठे। इन्हीं की शक्ल को आधा तो शक्ल ताजमहल ने ले लिया। बस ये है कि वहाँ वाइट संगमरमर का बहुत ही यूज़ किया गया, यहाँ उस टाइम पर बलुआ पत्थरों का यूज़ किया गया था। मस्त गार्डन है, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं शाम का, ठंडी ठंडी हवाओं का, खेल का। मैं अभी मकबरे में घूमने में इतना बिजी हो गया कि बाकी की जो और मोनूमेंट है घूमने के लिए वो कवर ही नहीं कर पाया। क्योंकि एक तो शाम को आया था, मुझे लग रहा था लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है तो यहाँ देखने में मज़ा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया था। बट हुमायूं मकबरे में इतना समय चला गया, सूरज ढल गया, पता नहीं और जगह यहाँ से गार्ड निकालने लग गए कि चलो चलो चलो। बट कोशिश करता हूँ और भी जो मोनूमेंट है आपको दिखाता हूँ। देखो वहाँ से तो हम लोग उतर आए, बट अभी आगे की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ एक और मकबरा बना हुआ है। मुझे तो पता नहीं है किसका, बट वहाँ चलते हैं तभी पता लगेगा भैया ये कौन सा मकबरा है। इतने प्यारे तरीके से बनाया जाता था यार, मानना तो पड़ेगा। यहाँ उस टाइम पे देखो पानी का सोर्स हुआ करता होगा तो कितना बेहतरीन लगता होगा। यहाँ से ये नालियाँ जा रही हैं चारों तरफ ऐसी घूमती हुई, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, कितना बढ़िया लगता होगा ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि यार 6 बजे बंद कर देते हैं। एक्चुअली जब मैं आया था तो एक और भैया घूमने आए तो उन्होंने बताया था कि 5 बजे से पहले एंट्री ले लो, फिर तो 7-8 बजे तक खुलता है। मैं इसीलिए लाइटिंग के चक्कर में आया था। यहाँ ये
गार्ड तो सबको निकालने को लगे कि निकल जाओ। मैंने पूछा कितने बजे तक खुलता है, कहते 6 बजे तक। हद तो गई भाई साहब यार। वो मकबरे सामने 2 और रह गए थे, एक नीला गुंबद करके, और यहीं से देख लो वो जो नीला गुंबद वो पीछे दिखाई दे रहा दूसरे नंबर का, उस पर टाइल्स यूज़ की गई थी नीले कलर की। ठीक है ना, अपने आप में वो भी बहुत बेहतरीन मोनूमेंट था। वही तो आपको दिखाना रहा यार पास में जाके, बट गार्ड ने मना कर दिया, दिखाई नहीं पा रहा हूँ। एक ये था। ना अब सबकी घर वापसी का समय आ चुका है, किसी को घूमने ही नहीं दे रहा हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ एक नई लोकेशन पर। जब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।